हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवेटने विजडम। दोस्तों, टोनोफॉस्फेन एक दवाई है जो यूजुअली फॉस्फोरस सप्लीमेंटेशन के लिए डेयरी एनिमल्स में यूज़ की जाती है। गोट्स में भी यूज़ करते हैं, शीप में भी यूज़ करते हैं। तो इसका किस तरीके से इसकी फार्माकोलॉजी है, कैसे ये काम करता है, कहाँ यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। साइंटिफिकली ये 4 डाइमिथाइल अमाइनो 2 मिथाइल फिनाइल फॉस्फेनिक एसिड होता है, जिसे टोल्डिमफॉस सोडियम भी कहते हैं। ये बेसिकली रेडिली अवेलेबल सोर्स होता है आयनिक फास्फोरस का इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोनिक एसिड। तो फॉस्फोनिक एसिड क्या है? ये एक तरीके का फॉस्फोरिक एसिड ही है। जैसे यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कि एक बीच में फॉस्फोरस मॉलिक्यूल एटम होता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड से। तो ये सब में ऐसा ही है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरस का तो उसमें ये डबल बॉन्ड रहता है। बाकी की जो चीज़ें होती हैं ये रिप्लेसेबल होती हैं। जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, ये सबसे कॉमन फॉस्फोरस का सोर्स होता है। तो इसमें 3 अल्कोहल ग्रुप जुड़े रहते हैं और अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है तो ये फॉस्फेट बन जाता है। जैसे डाइकैल्शियम फॉस्फेट है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट है या सोडियम फॉस्फेट है। तो ये यहाँ पर फॉस्फेट बन जाता है जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड में अगर एक OH निकल जाए और वहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है तो ये फॉस्फोनिक एसिड कहलाता है। इन्हीं के मतलब बॉन्डिंग और उसके ऊपर फॉस्फोनिक या फॉस्फेनिक एसिड इन्हें कहा जाता है। तो टोनोफॉस्फोन में यही फॉस्फेनिक एसिड प्रेजेंट है और इसका मतलब यूज़ करने का पर्पस इसमें ये रहता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है और अल्काइल ग्रुप जुड़ने से इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये रेडिली अवेलेबल फॉर्म होती है फॉस्फोरस की, जो कि इसमें यूज़ की जाती है। तो ये बेसिकली फास्फोरस का एक सप्लीमेंटेशन हो जाता है कि जब बॉडी में फास्फोरस की कमी होती है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, इसके एक्शन के बारे में नहीं पता है, लेकिन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट ड्रेनेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से होता है और बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ासकर कि जो अर्ली लैक्टेशन होता है हाई यील्डिंग काउज़ में या पीक प्रोडक्शन होता है लेयर बर्ड्स में, उस दौरान मैक्रो मिनरल मेनली कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी या कमी होना एक मतलब इशू रहता है। तो इन सब डेफिशिएंसीज़ में फास्फोरस की डेफिशिएंसी को कई बार नेग्लेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक साइंस हमें नहीं दिखते हैं, सिर्फ जनरल वीकनेस और अनथ्रिफ्टीनेस ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो कोई प्रॉपर साइन हमें फास्फोरस डेफिशिएंसी का नहीं दिखता है, तो इस वजह से इसे लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो ये टोनोफॉस्फेन किस चीज़ के लिए इंडिकेटेड है? अगर हम ये देखें तो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिजीज़, मतलब प्रिवेंशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जैसे पार्चुरेशन के दौरान जब डिलीवरी हो रही होती है काफ की, उस टाइम या उसके बाद का जो पीरियड होता है, डेवलपमेंटल एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ऑफ यंग एनिमल्स, जो बछड़े होते हैं या गोट किड्स हैं, शीप लैम्स हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होते हैं फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण, जैसे रिकेट्स वगैरह है, तो उसमें यूज़ किया जाता है। डिसऑर्डर्स ऑफ द बोन ग्रोथ, मेन डिसऑर्डर वो रिकेट्स ही होता है या ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसके बाद टिटेनी या पैरासिस के जो प्रॉब्लम्स आती हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी की वजह से, वहाँ पर भी फास्फोरस का एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल रहता है मेटाबॉलिज्म में। तो इस दौरान इससे टोनोफॉस्फेन को यूज़ किया जाता है, जो अभी आपको बताया। डोज इसकी 10 mg पर kg बॉडी वेट रहती है या 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। इंजेक्शंस को IM इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या सबक्यूटेनियसली देते हैं, लेकिन जो टोनोफॉस्फेन की वेबसाइट है MSD की, अगर आप उसे देखेंगे तो वहाँ पर ये मेनली इंट्रावीनस ही दिया गया है।
मतलब इंट्रावीनस ही देना चाहिए। तो सबसे प्रेफरेबल इंट्रावीनस होता है, फिर सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर। इंजेक्शंस को नॉर्मली रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें क्लिनिकल इफेक्ट इसका ना दिख जाए, मतलब मैक्सिमम हम 10 इंजेक्शंस एक एनिमल को लगा सकते हैं इस डोज़ के हिसाब से जो यहाँ पर ये डोज़ बताई गई है, जब तक हमें क्लिनिकली उसका इफ़ेक्ट नहीं दिख जाता है। एग्जैक्ट मोड ऑफ एक्शन कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसका नहीं पता है। फार्माकोडायनेमिक्स इसकी है। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है कि ये बॉडी के अंदर जाके किस तरीके से बिहेव करता है। तो उसमें पीक ब्लड कंसंट्रेशन 20 मिनट में आ जाती है। जैसे ही हम इंजेक्शन लगाते हैं तो 20 मिनट के अंदर ये अपनी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में ब्लड के अंदर मौजूद होता है। हाफ़ लाइफ इसकी लगभग 1 से 1.25 घंटे की रहती है, मतलब उतने टाइम में ये जितना हमने डोज दी होती है उसका आधा हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से मेटाबोलाइज होता है। और मीन रेजिडेंस टाइम ब्लड के अंदर 3 से 3.5 घंटे तक रहता है और ये यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है और कोई सिग्निफिकेंट इसका जो कंटेंट है वो मिल्क में नहीं आता। LD50 मतलब लीथल डोज 50, इसकी 164 mg/kg बॉडी वेट है। सबक्यूटेनियस रूट से अगर हम देते हैं, LD50 का मतलब होता है कि इस डोज पे एनिमल मतलब हाफ ऑफ द एनिमल मर जाते हैं। तो हम तो यहाँ पर डोज 10 mg/kg की ले रहे हैं, लेकिन इसकी जो सेफ्टी मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कम ज़्यादा अगर टोनोफॉस आप लगा भी देते हैं तो उससे एनिमल मतलब लगभग सेफ़ रहता है, लेकिन रिपीटेड यूज़ नहीं होना चाहिए ज़्यादा डोज का। तो 132 mg/kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर के लिए है और 4000 mg/kg बॉडी वेट इंट्रावीनस के लिए सेफ डोज है। मतलब लीथल LD50 डोज IV के लिए टोनोफॉस की 4000 mg/kg बॉडी वेट है। इसी वजह से आप जो मैंने बताया था कि MSD की वेबसाइट पर टोनोफॉस्फेन की जो डोज रेट है वो उसे IV के ही उसमें बताया गया है, क्योंकि IV देने में ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। अगर रिपीटेड डोज हम देते रहते हैं तो टॉक्सिसिटी हमें दिख जाती है महीने भर में। अगर डेली हम यूज़ कर रहे हैं 20 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से, तो उसमें क्या होता है, मेनली लीवर डैमेज दिखता है जब इसकी टॉक्सिसिटी होती है, जब ये बहुत ज़्यादा डोज में दे दिया जाता है। तो हालांकि ये वाली कंडीशन बहुत रेयर है, नहीं आती है अगर 1-2 बार ही यूज़ कर रहे हैं आप इसे। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन अर्ली प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें कुछ टेरिटोजेनिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और एक्सेस यूज़ अगर आप मेल्स में करते हैं तो उसमें ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, फॉस्फोरस बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करता है अगर हम ये देखें तो 80% जो बॉडी का फॉस्फोरस होता है वो बोन्स और टीथ में प्रेजेंट रहता है। 10% फॉस्फोरस कॉम्बिनेशन में रहता है प्रोटीन्स के साथ, लिपिड्स के साथ और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। मेनली जो फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में ये सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर रहता है। 10% जो दूसरे केमिकल कंपाउंड्स हैं या जो बायोकेमिकल यूज़ है फॉस्फोरस का, उसके रूप में ये 10% बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ब्लड सीरम कंसंट्रेशन इसकी 4 से 8 mg/डेसीलीटर तक नॉर्मली कंसीडर की जाती है। एक और अहम पहलू इसमें यह है कि जो भी डाइटरी एसेंशियल मिनरल्स हम डेयरी एनिमल्स में यूज़ करते हैं उसमें फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है एनवायरनमेंट को डैमेज करने में, क्योंकि ये क्या करता है ना कि ये पानी के अंदर जाके यूट्रोफिकेशन करता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि एल्गल ब्लूम को, मतलब एल्गी जो उसमें शैवाल होते हैं उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा DCP अपने एनिमल को खिला दिया, वो उसके गोबर में आएगा, गोबर से वो कहाँ जाएगा, जब आप उसे डिस्पोज़ करेंगे तो वो तालाबों में जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर फॉस्फोरस रिस्क के चला जाता है। तो वहाँ पर जाके वो क्योंकि एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, तो जो एल्गी है या और चीज़ें होती हैं उनकी ग्रोथ को पानी के अंदर बढ़ाता है। उससे क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो BOD होती है, BOD लेवल होता है तालाब के पानी का, वो डाउन हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ जो होती है, इकोसिस्टम जो होता है वो वहाँ पर इफ़ेक्ट होता है, मतलब वो मरने लगता है, ख़त्म होने लगता है।
तो ये एक अहम पहलू है। जब भी हम फास्फोरस को फीड के अंदर देखें तो उसमें उसे हमें मतलब काफ़ी क्रूशियल हो जाता है उसको मेंटेन करना, और उसके एक्सक्रीशन को हमें मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए एज ए फार्मर, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है अगर बाहर आता है वो। फंक्शंस क्या होते हैं फास्फोरस के? अगर फास्फोरस को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं किसी भी मिनरल एलिमेंट के, तो उसमें फास्फोरस के सबसे ज़्यादा फंक्शंस देखने को मिलते हैं बाकी मिनरल्स के मुकाबले। एक तो सबसे पहला ये है कि ये बोन और टीथ का मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, इसी से बोन और टीथ बनते हैं हमारे। दूसरा सबसे अहम होता है एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। जो भी बॉडी के अंदर एनर्जी हमारे डेवलप होती है या वो यूज़ की जाती है वो एटीपी की फॉर्म में यूज़ होती है। अगर एटीपी नहीं बनेगी तो हम एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से एटीपी का एक और एडवांस वर्जन होता है क्रिएटाइन फॉस्फेट। मतलब एटीपी क्रिएटाइन फॉस्फेट को फॉस्फोरस ट्रांसफ़र करती है और उसके बाद एनर्जी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस या कुछ भी जो बॉडी के अंदर हो रहा है उसके लिए एनर्जी अवेलेबल कराती है। तो ट्रांजैक्शन, एनर्जी ट्रांजैक्शन में इसका काफ़ी अहम रोल फास्फोरस का रहता है। उसके बाद ये एसिड बफर, एसिड बेस बफरिंग का जो सिस्टम होता है बॉडी के अंदर ब्लड या और बॉडी फ्लूइड्स में जो होता है उसमें ये इन्वॉल्व रहता है। एक अहम रोल वहाँ पर भी फास्फोरस का या फॉस्फेट्स का रहता है। अच्छा, बिना फास्फोरस के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे ग्लूकोज को हम कंज्यूम करते हैं, एनिमल के बॉडी में ग्लूकोज बनता है, तो जब तक ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन ना हो जाए वो मेटाबोलाइज नहीं होता, उससे एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती है। तो फॉस्फोराइलेट होना बहुत ज़रूरी होता है ग्लूकोज का, या किसी भी और एंजाइम्स वगैरह में भी फॉस्फोराइलेशन होता है, तो फास्फोरस का वहाँ पे भी ज़रूरत होती है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती हैं, और सेल मेम्ब्रेन ही एक्टिव डिटर्मिनेंट होती हैं सेलुलर परमिएबिलिटी की। सेल मतलब परमिएबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, परमिएबिलिटी ख़त्म हो गई तो मतलब इसका सेल डेथ कर गई है। तो फास्फोरस का रोल वहाँ भी रहता है। 1 से 2 ग्राम सर्कुलेट करता है इनऑर्गेनिक फास्फोरस ब्लड प्लाज्मा में एक 600 किलो के एनिमल में। क्योंकि इसका ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो एरेथ्रोसाइट्स में होता है फास्फोरस का प्लाज्मा के मुकाबले, तो एरेथ्रोसाइट्स या आरबीसी के अंदर लगभग 6 से 8 गुना ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में अगर 600 किलो की गाय की बात करें तो लगभग 5 से 8 ग्राम फास्फोरस अवेलेबल रहता है। तो टोटल इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन जो फास्फोरस की होती है एक 600 किलो की गाय में वो लगभग 155 ग्राम होती है। कई सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो जब तक फॉस्फोराइलेट नहीं होते हैं तब तक वो काम नहीं करते हैं, तो फास्फोरस एंजाइम्स का जो से होने वाली रिएक्शन होती है उसमें भी इन्वॉल्व रहता है। फास्फोरस ह्यूमन माइक्रोब्स के द्वारा भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ह्यूमन के जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, उन्हें भी फास्फोरस चाहिए होता है। अगर फास्फोरस ना मिले तो प्रॉपर सेलुलोज डाइजेशन या फाइबर डाइजेशन नहीं हो पाता है, और इसी वजह से फिर माइक्रोबियल प्रोटीन कम होने लगती है। तो फास्फोरस माइक्रोबियल प्रोटीन जनरेट करने के लिए भी सपोर्ट करता है। लगभग 5 ग्राम फास्फोरस 1 किलो ड्राई मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो अगर हम देखें कि कितना फास्फोरस ये मतलब लगता है, तो ये लगभग 20 से 80 mg फास्फोरस पर लीटर ऑफ र्यूमिनल फ्लूइड इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम सेलुलोज डाइजेशन। मतलब DMI का 0.06% हमें फास्फोरस देना होगा ड्राई मैटर इनटेक का। तो ये सेलुलोज डाइजेशन में, फाइबर डाइजेशन में भी फास्फोरस का रोल रहता है। सिलाइवरी रिसाइकलिंग होती है फास्फोरस की, वो एक मेजर फॉर्म है फास्फोरस होम्योस्टेसिस का। मतलब ब्लड के अंदर फास्फोरस जाता है, फिर दोबारा सलाइवा के अंदर उसके थूक में आता है और थूक से फिर र्यूमन में चला जाता है। तो इस तरीके से फास्फोरस पशु की बॉडी के अंदर मतलब रिसाइकलिंग होता रहता है और वेस्ट नहीं जाता है। तो हमें इस वजह से फास्फोरस के बैलेंस को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए।
काऊ में लगभग 30 से 90 ग्राम फास्फोरस डेली सलाइवा के अंदर, उसके थूक के अंदर सिक्रीट होता है। तो ये अहम एक पार्ट होता है फास्फोरस होम्योस्टेसिस का बॉडी के अंदर। और डीएनए आरएनए बिना फास्फोरस के या फॉस्फेट लिंक्स के नहीं बन सकते हैं। तो सेल ग्रोथ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए, सब के लिए फास्फोरस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। फास्फोरस के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। इसके और भी बहुत फंक्शन होते हैं, लेकिन ये बेसिक फंक्शंस हमने यहाँ पर इसके देखे। अच्छा, फास्फोरस की कमी से क्या होता है? अगर फास्फोरस की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसा कि हमने देखा है कि या तो बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है मिल्क के अंदर, या फिर हमारी डाइट में डेफिशिएंट है फास्फोरस, तो प्रॉब्लम फास्फोरस डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम अराइज होती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर जैसे हम देखें कि जो नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक साइंस होते हैं अगर फास्फोरस डेफिशिएंसी के देखे जाएं, तो इसमें अनथ्रिफ्टीनेस आता है, मतलब जैसे बेचैनी सी रहती है, एनिमल को भूख नहीं लगती है, ग्रोथ नहीं होती है प्रॉपर। लैक्टेशनल परफॉर्मेंस, मतलब उसकी दूध प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। और फर्टिलिटी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री फर्टिलिटी हमें देखने को मिलती है। अगर एनिमल क्रॉनिकली हाइपोफॉस्फेटेमिक है, उसके अंदर लो फास्फोरस है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक फास्फोरस होना चाहिए, लेकिन अगर ये 2 से 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हम इसे डेफिशिएंट मानते हैं। तो लेकिन अगर ये इतनी ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलती है, लेकिन मिल्क के अंदर वो नॉर्मल रेंज में हमें देखने को मिलेगा वो फास्फोरस। लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी बढ़ती है, सीवियर हो जाती है, तो जो बोन है ना उसके अंदर से फास्फोरस निकलने लगेगा और उसका जो मिनरलाइजेशन, मतलब वो मिनरल मास है, वो लॉस्ट होने लगेगा। मतलब फास्फोरस बोन के अंदर से अकेला नहीं आता है अगर नीड होती है, उसके साथ साथ कैल्शियम भी झड़ने लगता है बोन के अंदर से और ब्लड में आएगा, फिर वो किडनी के थ्रू बाहर हो जाता है, तो बोन की डेंसिटी घटने लगती है। तो एक्यूट हाइपोफॉस्फेटेमिया की जो कंडीशन आती है ऐसी केसेस में, तो उसमें रिकेट्स हो जाता है एनिमल को। जो यंग ग्रोइंग एनिमल होते हैं उनमें रिकेट्स देखने को मिलता है। जो एडल्ट एनिमल होते हैं जिनके अंदर बोन्स बन चुकी होती हैं उनके अंदर ऑस्टियोमेलेशिया देखने को मिलता है। रिकेट्स के अंदर बोन्स जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन ऑस्टियोमेलेशिया के अंदर जो एडल्ट एनिमल में होता है उसमें बोन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, लेकिन बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और वो टूटने के लिए बिल्कुल टूटने के रिस्क पर आ जाती हैं। मतलब जितना ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस बोन से निकल जाएगा उतना उसमें टूटने की वो बढ़ जाएगी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है बोन्स की। अगर एक्यूट हाइपोफॉस्फेटेमिया है, मतलब 2 mg से भी कम है, जो 4 से 8 होना चाहिए था, ये 4 से 6 होना चाहिए था, वो फास्फोरस अगर 2 से भी कम आ जाता है प्लाज्मा के अंदर, ऐसा कब होता है कि जब फास्फोरस डाइट में ना दें या डिमांड बहुत ज़्यादा हो दूध में या प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसमें मतलब काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं एनिमल में, और ये डिज़ीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसिया के साथ। कई बार हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, मतलब जब फास्फोरस की अगर कमी है तो इसका मतलब कैल्शियम की भी बॉडी में कमी है। तो हाइपोकैल्सीमिया है, जैसे अभी डिलीवरी हुई है तो ऐसी कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। हाइपोमैग्नीसीमिया होता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब और ये होता साथ साथ ही है, अक्सर इसे साथ साथ होते ही देखा जाता है, मतलब कंडीशन बॉडी के अंदर ऐसी बनती है। तो फास्फोरस अगर कम है बॉडी के अंदर एनिमल की, तो बहुत मुमकिन है कि कैल्शियम भी कम हो और मैग्नीशियम भी कम हो, और एनर्जी हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की भी कमी होती है। ऐसा ज़्यादातर हमें पेरीपार्चुरिएंट काउस में देखने को मिलता है, मतलब जिसमें अभी काफ की डिलीवरी हुई है या बच्चा पैदा हुआ है। ऐसे में क्या होता है कि फास्फोरस नॉर्मल से कम हो जाता है और कॉर्टिसोल का जो रिलीज़ होता है, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज़ होते हैं उस टाइम पे, वो फास्फोरस डेफिशिएंसी को और बढ़ा देते हैं। मिल्क फीवर भी देखने को मिलता है, जैसे अगर हम देखें कि मिल्क फीवर के दौरान भी हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है,
और ख़ासकर जब एनिमल बिल्कुल पड़ा रहता है, अपनी गर्दन को अपनी पेट में डाल लेता है, उस टाइप से जो पड़ा रहता है उसमें भी हाइपोफॉस्फेटेमिया काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। तो आईवी कैल्शियम से हम हाइपोकैल्सीमिया को तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन फास्फोरस उस कंडीशन में भी लो रह जाता है। तो जब आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो मिल्क फीवर का, तो आप साथ साथ फास्फोरस का सप्लीमेंटेशन भी आपको करना चाहिए। जैसा पहले भी हमने देखा 80% जो ब्लड का फास्फोरस होता है वो आरबीसीज़ के अंदर होता है। जो रेड ब्लड सेल होती हैं या एरिथ्रोसाइट्स भी जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर रहता है। और इसका एक एसेंशियल रोल होता है सेलुलर मतलब जो माइक्रो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें भी रहता है, और सेलुलर एक्टिविटीज़ में भी इसका रोल रहता है। मतलब जो एटीपी जनरेशन है, एनर्जी जनरेशन है, उसके लिए फास्फोरस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है, एटीपी डिप्लीट होने लगती है। एटीपी कम होने से मतलब एनर्जी अगर सेल के अंदर नहीं है तो वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन को बनाए नहीं रख पाती है। इस वजह से उसकी फ्रेजिलिटी बढ़ने लगती है, और इरेथ्रोसाइट या जो खून की कोशिकाएं होती हैं वो टूटने लगती हैं, उनके अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, और वो हीमोग्लोबिन किडनी से छनकर पेशाब में आता है। तो पेशाब में आपको खून नज़र आने लगता है फास्फोरस की कमी में, उसे हीमोग्लोबिनूरिया भी कहा जाता है। तो कभी कभी उसके पेशाब में, पशु का पेशाब लाल हो जाता है, लाल दिखने लगता है, तो बहुत मुमकिन होता है कि आरबीसी वहाँ पर टूट रही हैं फास्फोरस की कमी की वजह से, क्योंकि एटीपी नहीं बन पा रही है। तो इसी तरीके के क्लिनिकल साइंस फास्फोरस के जैसे होते हैं, ऐसे ही कॉपर डेफिशिएंसी में भी देखने को मिलते हैं, और इन्हें आपस में मतलब डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है। बस यही एक तरीका होता है कि हम ब्लड प्लाज्मा के अंदर फास्फोरस और कॉपर की कंसंट्रेशन को नाप कर देखें। तो ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। इसमें मेन यही है कि भूख नहीं लगती है, और ग्रोथ पुअर होने लगती है, फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, और रिकेट्स होता है, और ऑस्टियोमलेशिया होता है, और जैसे ये बताया कि पेशाब में कभी कभी खून भी आने लगता है। अब ऐसी कंडीशन में टोनोफॉस्फेन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ये एक सेफ़ दवाई है, इससे मतलब कोई ख़तरे के चांसेस इसमें नहीं होते हैं इसके यूज़ में। तो लेकिन फिर भी फार्मर्स को या जो एनिमल कीपर्स हैं उन्हें वेटनेरियंस की एडवाइस ले लेनी चाहिए कि इसे यूज़ करने से पहले। तो टोनोफॉस्फेन को काफ्स में यूज़ कर सकते हैं, किड्स में मतलब गोट किड्स में, लैम्स में, पपीज़ में, किटन्स में। रिकेट्स से बचने के लिए या उसके प्रिवेंशन के लिए टोनोफॉस्फेन को हम यूज़ करते हैं। बेसिकली टोनोफॉस्फेन क्या करता है ना कि इसके अंदर का जो फॉस्फेनिक एसिड होता है वो कैल्शियम को कंसंट्रेट करता है बोन्स के अंदर। मतलब इसका एक कंसंट्रेटिंग इफ़ेक्ट होता है, एक जगह लाके कैल्शियम को उसके अंदर जमा करता है। हालांकि पता नहीं है ये ऐसा क्यों करता है, वो मैकेनिज़्म नहीं पता है, लेकिन बोन्स को मजबूत बनाने के लिए टोनोफॉस्फेन का काफ़ी यूज़ होता है। तो रिकेट्स के अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं या एनिमल चलने में प्रॉब्लम करता है शुरुआत में, तो आप उस टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर बोन में फ्रैक्चर होते हैं और प्लास्टर वगैरह किया जाता है, या किसी भी तरीके की बोन में इंजरी होती है, जोड़ में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर भी टोनोफॉस्फेन के काफ़ी वो देखने को मिलता है। और काविंग के टाइम पे, खासकर जब हाइपोकैल्सीमिया होता है या मिल्क फीवर होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ माइफेक्स, तो आप टोनोफॉस्फेन को वहाँ पर भी यूज़ करें। और बेटर ये है कि अगर आप इंट्रावीनस दे दें तो वो बहुत अच्छा रहता है। आईएम भी लगाया जा सकता है, सबक्यूटेनियस भी लगाया जा सकता है, लेकिन मिल्क फीवर के दौरान भी इसे यूज़ हमें करना चाहिए। और पार्चुरेशन के बाद खासकर बफेलोज़ में हीमोग्लोबिनूरिया होता है, जैसा अभी बताया था कि आरबीसी टूटने लगती हैं, हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, और लाल कलर का पेशाब या रेड कलर यूरिन हमें देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में भी हमें, लेकिन वहाँ पर फीवर नहीं होता है ऐसा, क्योंकि कुछ प्रोटोजोअल डिजीज़ में भी होता है, जैसे बेबेसिया में, तो
उस दौरान बुखार भी होता है पशु को, रेड कलर का यूरिन तो आ ही रहा होता है लेकिन बुखार भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो बुखार नहीं होता है, सिर्फ लाल रंग का पेशाब आता है और वैसे एनिमल हेल्दी नज़र आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। तो उस दौरान भी टोनोफॉस्फोन को हम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल सेफली। इन केस ऑफ पाइका मतलब फास्फोरस की डेफिशिएंसी का एक बहुत प्रोमिनेंट साइन होता है। पाइका मतलब वो कुछ भी खाने लगता है, जो भी चीज़ उसे मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, पत्थर मिलेगा, दीवार पे लगा मतलब चूना होगा, कुछ भी होगा, वो उसे चाटता है या खाता रहेगा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को। उस कंडीशन को पाइका कहते हैं। उसे रोकने के लिए या उससे बचाव के लिए भी टोनोफॉस्फेन के इंजेक्शंस को लगाया जाता है। साथ साथ हमें लेकिन ओरल जो सोडियम एसिड फॉस्फेट है या डाइकैल्शियम फॉस्फेट या ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट या मार्केट में मिलने वाला नॉर्मल जो लिक्विड कैल्शियम होता है, उसे भी हम उसके साथ साथ यूज़ कर सकते हैं पाइका की कंडीशन में बेसिकली। और काफ्स को फर्स्ट वीक की एज के बाद इसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार आप लगा सकते हैं, जो डोज बताई है उसके हिसाब से। तो वो रिकेट्स को भी प्रिवेंट करता है और ग्रोथ को भी इन्हेंस करता है। और वीकनेस के दौरान जब पशु किसी वजह से इन्फेक्शन से बीमार हो गया है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम भी इसे हम लगाते हैं। तो ये टोनोफॉस्फेन के बारे में था यहाँ पर, और इसकी डोज भी बताई, किस किस जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं वो भी बताया मैंने। ये पीडीएफ है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, कहीं पर भी आप ये इन्फॉर्मेशन अगर यूज़ करें तो अली वेटनरी विजडम को कोट करना ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप aliveterinarywizdom.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।